डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में या पिछली वीडियो में आपको सामान्य विज्ञान के लेक्चर देने की शुरुआत करी है और उसके अंदर हमने शुरुआत में पहला टॉपिक लिया है विद्युत का। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको कराया विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला वोल्टेज और ओम का सिद्धांत। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो उसके बाद के टॉपिक हैं, जैसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। ये जो आप लोगों को मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस लेक्चर में की पाठ्य सामग्री मैंने अपनी इस पुस्तक से ली है, जो सामान्य अध्ययन का 9th एडिशन है। ये बाज़ार में और ऑनलाइन उपलब्ध है और ये स्नेह पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है और इसमें कुल 3300 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। प्रत्येक टॉपिक के बाद, जैसे हिस्ट्री पढ़ा आपने या कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा, तो उसके बाद आपको 2022 तक जो परीक्षाओं में वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने विषयवार इसके अंदर शामिल किया हुआ। एनसीईआरटी आधारित है, इसीलिए सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में, तो मोटे तौर पे ये समझिए, जब कभी भी प्रकृति में कोई चीज़ प्रवाह करती है, संचार करती है, तो हमेशा उसके प्रति एक बल उत्पन्न होता है, यानी कि उसके विपरीत एक बल उत्पन्न होता है। उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि विद्युत धारा में आवेश प्रवाह करते हैं, यानी कि चार्जेस जो हैं फ्लो करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है ये बल उत्पन्न होता है। और इस बल का जो सूत्र है, रेजिस्टेंस है, उसका सूत्र किस पर क्या कहलाता है? एक तो ये है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि हमने ओम का सिद्धांत पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। ओम का सिद्धांत क्या कह रहा था? ओम का सिद्धांत ये था कि अगर दो बिंदुओं के बीच में हम वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उनके बीच में विद्युत धारा की मात्रा भी बढ़ जाती है। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपाती है, इसको हटाने के लिए हमने इसकी जगह पर इस्तेमाल क्या कर दिया? R। तो ये रेजिस्टेंस जो है स्थिरांक है और रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली, इस फार्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस और करंट का संबंध जो है वह कैसा है, वो आप देख पा रहे हैं कि वो संबंध जो है वैध अनुक्रमणपाती का है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ पर हम इसे देखिए, इन दोनों का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। रेजिस्टेंस और धारा का संबंध जो है वह कैसा है? विपरीत अनुपाती, एक बढ़ेगा तो दूसरा। तो अगर रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत धारा की मात्रा घटेगी, और रेजिस्टेंस की मात्रा घटेगी तो विद्युत धारा की मात्रा बढ़ेगी। ये सरल सा पॉइंट इसके अंदर दे रखा है, यहाँ पर नीचे की तरफ यही मैंने पॉइंट दे रखा है। जितना भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं ये मैंने यहाँ पर बता दिया। प्रतिरोध के बढ़ने पर और प्रतिरोध के घटने पर क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध जो है वह भी दोगुना हो जाएगा। ये किस आधार पर हम कह रहे हैं? ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस, और ये क्या है? ये होगी लंबाई, किसी तार की लंबाई। और ए क्या हो गया? एरिया या क्षेत्रफल, किसका? तार का। तो तार का जो क्षेत्रफल है और प्रतिरोध का जो संबंध है वह कैसा हो गया? R इज इक्वल टू 1 अपॉन A। और क्षेत्रफल का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट तार की, यानी कि मोटाई। अगर तार ज्यादा मोटा होगा यानी कि उसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसीलिए बिजली के खंभों पर बंधे हुए जो मोटे तार हैं उनका प्रतिरोध जो है वो कम होगा। बनस्पत इसके कि फ्यूज के अंदर जो पुराने फ्यूज थे उनमें एक तार लगाया जाता है, तो जो तार पतला है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और लंबाई की, तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ये सरल सा संबंध है। और इसको जो है, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं रो, नीचे लिखा है। रो क्या होता है? रो असल में किसी भी धातु का गुण होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि सर्वोत्तम सुचालक जो है विद्युत का, वो माना जाता है चांदी। सर्वोत्तम सुचालक का मतलब है आवेश जब प्रवाह करते हैं या विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब है उसका जो रो है वो कम होगा। तो ये धातु के गुण को कहते हैं
रो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो लंबाई वाला एग्जाम के हिसाब से, और दूसरा उसके एरिया वाला पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये सब पॉइंट आपको बता दिए उस फॉर्मूले के अनुसार कि एल जो है तार की लंबाई और ए जो है वो होती है अनुप्रस्थ काट, जिसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। यदि तार की लंबाई 1 मिलीमीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर हो, तो हम क्या करेंगे, आर किसके बराबर हो गया, रो, यानी कि लेंथ 1 हो गई तो हम ऊपर की तरफ क्या रखेंगे, 1, और एरिया कितना हो गया, 1, तो इसका मतलब आर किसके बराबर हो गया, रो। तो रो क्या हो गया, रो किसी धातु के गुण को कहते हैं। ये लंबाई पर और अन्य किसी चीज के ऊपर, तापमान आदि के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब पॉइंट आ गया, रेजिस्टिविटी क्या होती है। जो प्रतिरोधकता है किस पर निर्भर कर रही है, वो हमने पढ़ ही लिया, पदार्थ की लंबाई। फिर अब प्रतिरोधकता का मानक क्या होता है, ये प्रतिरोधकता रो जिसको हम कह रहे हैं, तो इसका प्रतिरोधकता जो है इसे कहते हैं ओम मीटर। इस मात्रक या इस यूनिट के अंदर इसको हम मापते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो हो गया कि यदि विद्युत परिपथ की तार का अनुप्रस्थ काट आधी कर दी जाए, यानी कि एरिया जो है आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध जो है वो दोगुना हो जाएगा। ये सही है, देखते हैं इस पे। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हमने ये किया, अगर हमने ये किया कि R जो है रेजिस्टेंस किसके बराबर है, ये सूत्र है हमारा L/A। इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं रो की, क्योंकि रो तो गुण होता है। अब इसने क्या कहा कि एरिया हमने आधा कर दिया, तो हम इसको मानते हैं कि 1 ही मिलीमीटर की लंबाई है और एरिया कितना हो गया, हमने एरिया इसका आधा कर दिया। तो जब आधा कर दिया तो आर कितना हो गया, 2 के बराबर, क्योंकि ये नीचे का 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, दुगना हो गया। और हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी तार की मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा। अब दूसरा हो गया जो सूत्र है हमारा, वो हो गया V = IR, जो ओम का सिद्धांत है। ये दूसरा हमारा हो गया, ये हमारा पहला हो गया। तो यहाँ पर जो I है, I किसके बराबर हो गया, I = V/R। और इसका मतलब हो गया कि I और R का संबंध कैसा हो गया, वो हो गया विपरीत अनुपाती का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हमने R को दुगना कर दिया तो I जो है, यानी कि रेजिस्टेंस आधा हो गया, तो I कितना हो गया, रेजिस्टेंस दुगना, तो प्रति तो करंट की मात्रा कितनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। वही पॉइंट जो है उसके अंदर आपको समझाया गया। यहाँ पर जो बताया कि विद्युत धारा की मात्रा कितनी रह जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए यहाँ पर। तो विद्युत धारा का प्रवाह आधा रह जाएगा, वो मैंने आपको उससे सूत्र से बताया, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आ रहा धारा नियंत्रक या रियोस्टेट। असल में जब सर्किट बनाया जाता है तो सर्किट के अंदर प्रतिरोध की मात्रा को घटाने बढ़ाने वाला, जैसे वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ही प्रतिरोध को कम ज़्यादा करने वाला जो उपकरण है उसको रियोस्टेट कहते हैं। विद्युत धारा को नियंत्रित करने का वाला धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो जब हमने प्रतिरोध को नियंत्रित करा तो हम किसको नियंत्रित करते हैं, धारा को, जैसे हमने संबंध में अभी ओम के सिद्धांत से भी पढ़ा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो देखते हैं क्या है। अगला आ गया कि धारा की मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। आप ध्यान कीजिए, यदि हम हीटर को देखें या फिर हम गीजर और कपड़ों को प्रेस करने वाली जो इलेक्ट्रिकल प्रेस होती है उसको देखें, तो हम देखते हैं कि वे गर्म तो हो जाती है लेकिन उनमें एलिमेंट पिघलता नहीं है। जब पिघल जाए तो वो खराब हो जाता है, दोबारा हम बदलवाते हैं। और वो किसके बने होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने प्रतिरोधकता के गुण पढ़े थे कि वो लेंथ पर निर्भर करती है, लंबाई पर तार की, और एरिया पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रतिरोधकता जो है वो मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र उपचयन या दहन नहीं होता। यानी कि मिश्र धातु जो होती है, एक तो गुण हो गया कि उसकी प्रतिरोधकता उसके घटक धातुओं से अधिक होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने हीटर के तार की बात करी, तो हीटर का तार जो है वो किसका बना हुआ है, हीटर का तार जो है वो बना हुआ है नाइक्रोम का। अभी मैं बताता हूँ, हीटर का तार जो है वो बना है नाइक्रोम का।
ये नाइक्रोम हो गया, NiCHROME, ये बना है निकिल और क्रोमियम। तो अगर निकिल का मान लीजिए जो प्रतिरोधकता है वो 10 ओम है मान लेते हैं, और इसकी प्रतिरोधकता जो है वो 15 ओम है, तो अलग अलग तो इनकी प्रतिरोधकता 10 और 15 है, और जो नाइक्रोम है उसकी मान लीजिए उसकी है 30 ओम। तो ये बताया गया है कि जब कभी भी हम मिश्र धातु बनाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता उसके घटक धातुओं से अधिक होती है। इसीलिए हम इस्तेमाल के लिए जहां कहीं भी हमें इस्तेमाल करना हो, क्या, जहां हमें किसी चीज को गर्म करना हो और हम चाहते हैं कि वो पिघले भी ना, तो इसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि वो दहन तो करे परंतु पिघले ना, यानी कि उसका गलनांक जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए। इसीलिए यही कारण है कि मिश्र धातु का, अब ऊपर की तरफ पॉइंट पढ़ते हुए चलिए, यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर, हीटर, गीजर आदि में, यानी कि इनकी प्रतिरोधकता तो इतनी ज्यादा होती है मिश्र धातु की कि ये तप्त हो जाते हैं, यानी कि ये ग्लो करने लगते हैं, लेकिन इनकी जो गलनांक है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ये उतने टेम्परेचर के ऊपर गलते नहीं हैं। इन्हीं को हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे बदलवाते भी हैं तो कहते हैं भाई एलिमेंट फूक गया इसका, इसलिए हम इसको चेंज करना है। फिर हो गया प्रश्न, एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन जो है वो एसएससी में ही आया हुआ है, तो इसके अंदर पॉइंट दे रखा है। क्या पॉइंट दे रखा है, एक दो धात्विक तारों की लंबाइयां एक समान है, यानी कि एल जो है वो एक समान है, और लेकिन पहले तार की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है रेडियस, यानी कि एरिया की बात करेंगे हम, तो दूसरे तार की त्रिज्या की आधी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लेंथ की बात करें, अब इसको देख लेते हैं, हमारा सूत्र क्या है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो यहां पर हमने दो तार के लिए, एक तार नंबर 1 और एक तार नंबर 2, तो यहां पर क्या बताया गया कि L जो है L1 और L2 ये तो एक समान है, लंबाई तो उनकी एक समान है, लेकिन एरिया जो है, मान लीजिए इसका एरिया जो है, या इसकी सॉरी इन्होंने कहा है कि त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है रेडियस, तो इसकी रेडियस जो है कितने के बराबर, मान लीजिए 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर, और ये कहा कि पहले तार की जो त्रिज्या है वो दूसरे तार की आधी है, तो यहाँ पर R1 कितने के बराबर, ये R2 लिख लेते हैं, तो R1 कितने के बराबर हो गया, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम R1 निकालते हैं, तो R1 कितने के बराबर हो गया, रो को हटा दीजिए क्योंकि रो तो दोनों में कट जाएगा, तो L1 अपॉन एरिया कितना हो गया, पाई R स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, L1 बटे पाई और 1/4, क्योंकि R स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो गया, 4 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4L1 अपॉन पाई। तो R1 जो है ये इतना निकल के आया। R2 कैसे, R2 का भी वही फॉर्मूला है, R2 भी क्या हो गया, रो L2 अपॉन A2, ठीक है। अब रो को तो मैंने कहा हटा दीजिए, तो L2 बटे एरिया, एरिया कितना कहा हमने, पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर में R कितना है, 1, तो ये कितने के बराबर हो गया, L2 अपॉन पाई, क्योंकि एक का स्क्वायर जो है वो कितना रह जाए, एक का स्क्वायर जो है वो एक ही रह जाएगा। अब हम करें, हमें निकालना है R2 का अनुपात, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि इन दोनों को, इन दो तार को, तार 1 और तार 2 को हम सीरीज में जोड़ दें तो प्रतिरोध कितना होगा। तो उस प्रतिरोध के लिए पहले तो हमने एक का प्रतिरोध हमें पता है, तो दूसरे का प्रतिरोध हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, R2 बटे R1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, R2 कितना हो गया, L2 अपॉन पाई, और R1 कितना है, 4L1 अपॉन पाई, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, जब ये नीचे जाएगा तो नीचे से हम इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4L1, क्लियर हो गया। अब पाई से पाई कट गया, और लेंथ क्योंकि दोनों की समान है तो इसे भी काट दें, तो R2 जो है कितने के बराबर हो गया, R1 बटे 4, क्लियर हो गया। अब
यही पॉइंट जो है आगे की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा दूसरे तार, अब इसको निकालते हैं और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आप भी उसके साथ जोड़ते हुए चलो। पहले तार का प्रतिरोध R है, तो पहले तार का प्रतिरोध तो हमें पता है जो हमने R कहा, और यदि दोनों तारों को एक साथ श्रेणी यानी कि सीरीज में लगाया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो एक तो हमने ये पढ़ लिया कि दूसरे तार का प्रतिरोध कितना निकल के आया, R/4। ध्यान कीजिए, ये हमने कहा दूसरे का प्रतिरोध कितना निकल के आया, यही पॉइंट आपने देखा यहां पर, R = 1/4 किसका, पहले वाले तार की तुलना में। अगला पॉइंट जो है फिर देखिए इसके अंदर, और क्योंकि सीरीज में जो तार होते हैं उनको हम सीधे जोड़ते हैं। यहां पर देखिए श्रेणीबद्ध जो संयोजन होता है जो यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, तो सीरीज में क्या होता है, ये श्रेणीबद्ध का मतलब हो गया, श्रेणीबद्ध का मतलब हो गया सीरीज में। तो सीरीज के अंदर जो है तार क्या होते हैं, हमें एक दूसरे के साथ प्रतिरोध जो है वो किस तरीके से होता है, R जो है श्रेणी में R1 + R2 होता है। ये सीरीज के अंदर सूत्र है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो R1 कितना हो गया, R के बराबर, और R2 कितना है क्योंकि वो 1/4 हो गया, तो टोटल R कितना हो गया, R या 5R/4। ये हमारा उत्तर आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरल कंपटीशन जो है उनके अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से, जितना मैंने आपको बताया बड़ा ही सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी कोई परीक्षा की, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करो, रेलवे के लिए तो स्पेशली है सारा, और एसएससी के खास तौर से एमटीएस या फिर जो हायर सेकेंडरी है उनके लिए। फिर आ गया हमारा अगला पॉइंट, प्रतिरोधों का संयोजन। हम कैसे हम तारों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। तो उसके लिए देखिए, जो मैं यहाँ पर पॉइंट आपको बताऊंगा उसे देखने की कोशिश कीजिए कि जो तार होते हैं उनको हम किस तरीके से जोड़ते हैं। दो तरीके से तारों का संयोजन होता है। कैसे, एक जो संयोजन है, एक तो इस तरीके से है कि हमने मान लीजिए ये 3 तार हैं, तो इन तारों के, और ये हो गया प्रतिरोध, तो 3 प्रतिरोध वाले तारों के एक सिरे तो एक तरफ जोड़ दिए और दूसरे सिरे जो है दूसरी तरफ जोड़ दिए, तो ये कहलाता है समानांतर, या इसको कहते हैं पैरेलल, समानांतर। और यदि हमने तारों का एक सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया, ये तार एक है, इसका अंतिम सिरा इसके पहले उससे जोड़ा, इसका अंतिम सिरा दूसरे या तीसरे तार के पहले सिरे से, इसको कहते हैं सीरीज, या इसी को कहा जाता है श्रेणी। इनके क्या क्या गुण हैं उनके बारे में अब मैं आपको उसमें पढ़ाता हूं, क्योंकि ये चित्र जो मैंने आपको अब दिखाया है, ये चित्र मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखा है। देखिए इसका गुण क्या होता है, जब हो गया सीरीज, सीरीज का जो गुण होता है वो ये होता है कि सीरीज के अंदर एक जो इस तरीके से लगाए हमने तार, ये लगा दिए, एक तार, दूसरा तार और तीसरा तार, इसी तार के अंदर रेजिस्टेंस है, तो तीनों को हमने, इन सिरों को एक दूसरे के साथ, पहले सिरे अंतिम सिरे को पहले सिरे से जोड़ दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें धारा एक समान रहती है, तो आई जो होगा इसमें सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज होती है जिसे हम विभवांतर कहते हैं वो बढ़ जाती है, यानी कि वो भिन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों का योग परिपथ के व्यक्तिगत प्रतिरोधों के बराबर होता है, या हम सरल भाषा में अगर कहें तो हम कह सकते हैं इनमें प्रतिरोध जो है वह बहुत ही अधिक होता है। ये देखिए इसमें प्रतिरोध क्या हुआ, उन प्रतिरोधों को हम सामान्य तरीके से जोड़ने का काम करेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए जब हम बात करते हैं लाइटिंग की, जैसे दिवाली वगैरह में हम लाइटों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वे सारे एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। अगर आप एक सिंगल बल्ब को सीधे प्लग में लगा दोगे या स्विच में लगा दोगे तो आप देखोगे वो फट जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट होगी, और एक सिंगल बल्ब जो है 220 वोल्ट को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत कम वाट के बल्ब होते हैं। तो इसका मतलब है
कि और जब हमने उनको बहुत सारे बल्ब को एक साथ जोड़ दिया तो क्या कर दिया, हमने उस वोल्टेज को बांट दिया जो 220 वोल्ट थी। तो ऐसी जगह पर जहाँ शादी ब्याह आदि के जो अवसर होते हैं या दीपावली का अवसर जो होता है, वहाँ पर जो हम सजावट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं छोटे बल्ब, वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इस तरीके से उच्च वोल्टेज जो है सभी बल्ब में बट जाती है, जिसकी वजह से बल्ब को नुकसान नहीं होता। श्रेणी क्रम के दोष क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा दोष क्या है, वो ये है कि इन सब के अंदर क्या होता है, इन उपकरणों को बंद या चलाने के लिए एक ही स्विच रहता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, जो इसके अंदर ये, तो इसमें क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फ्यूज तार लगा दिया, तो जो फ्यूज है अगर ये उड़ गया तो आगे तक जो है हम देखेंगे कि आगे तक ये जो संचार है ये रुक जाएगा क्योंकि सर्किट टूट जाएगा। और यहाँ पर पैरेलल में क्या है, हमने एक तो यहाँ पर फ्यूज लगाया, एक फ्यूज हमने यहाँ पर लगा दिया, जिसे एमसीबी भी कह सकते हो, अलग अलग। तो क्या होगा, अगर ये वाला कनेक्शन टूटेगा तो केवल इस हिस्से की ऊपरी हिस्से के अंदर करंट प्रवाहित नहीं होगा, बाकी दोनों हिस्सों में प्रवाहित होता रहेगा। तो सीरीज का जो नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर कुछ उपकरण बंद या शुरू नहीं किए जा सकते। आप ये नहीं कर सकते चॉइस करो, सारे ही दिवाली के बल्ब जलेंगे और एक भी अगर बुझ गया तो आपको देखते हैं कि उसको हम टेक्नीशियन को या मैकेनिक को बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन को। वो क्या करता है, एक एक बल्ब के ऊपर टेस्टर लगा के चेक करता है कि लाइट आ रही है नहीं। तो एक तो ये है। ये दूसरा वाला पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट यही हो गया कि इसके खराब होने पर सभी उपकरण काम बंद करना शुरू करते हैं। तो या तो आप सारे चलाएंगे या फिर एक भी नहीं चलेगा, ये इसका सबसे बड़ी खामी है। और दूसरा, हम जानते हैं कि घरों के अंदर जो हमारे यहाँ वोल्टेज आती है, वो वोल्टेज किस तरीके की आती है, वो वोल्टेज जो है वो आती है हमारे यहाँ एक समान 220 वोल्ट। तो इसका मतलब है घरों के अंदर वायरिंग जो है वो हम सीरीज में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें वोल्टेज बढ़ रही है, जबकि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो है 220 वोल्ट की घरों में संचारित होती है। दूसरा जो होता है उसे समानांतर कहते हैं। मैंने आपको इसका चित्र भी दिखा दिया था। समानांतर में क्या होता है, समानांतर के अंदर इस क्रम के अंदर प्रतिरोध तो कम हो जाता है और वोल्टेज एक समान रहती है, परंतु विद्युत धारा जो है वो भिन्न होती है। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर मैं दोबारा आपको उसी पॉइंट पे ले आता हूँ जहां मैंने आपको ये बताया था। मैंने ये बताया था आपको कि ये जो ऊपर की तरफ सीरीज है, ये वाला जो पॉइंट है, इस सीरीज के अंदर क्या, पैरेलल जो है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो वोल्टेज है वो तो होगी भिन्न, और जो करंट है, वोल्टेज तो होगी समान और करंट जो है वो होगा भिन्न। और हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रेस है, उसे 15 एम्पियर के स्विच में हम लगाएंगे, यानी कि उसे ज़्यादा ज़रूरत है विद्युत धारा की या करंट की। और यदि हम सामान्य नाइट बल्ब जलाएं तो उसे 5 एम्पियर के छोटे स्विच में लगाते हैं, क्योंकि इसे कम बिजली की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ भी घरों में जो आवश्यकता है वो समानांतर क्रम जो पूरी कर रहा है उसके अनुसार है। और इसमें प्रतिरोध क्या होता है, इसमें जो कुल प्रतिरोध है, मान लीजिए कुल प्रतिरोध है R, तो कुल प्रतिरोध किसके बराबर होता है, 1/R1। जैसे हमने 3 प्रतिरोध ले रखा है तो 1/R1 प्लस करते हुए ऐसे हम चलेंगे तो प्रतिरोध इसमें कम होता है। जबकि सीरीज में प्रतिरोध क्या था, अगर कुल प्रतिरोध ये है तो इसमें प्रतिरोध बहुत ही अधिक था, R1 प्लस R2। तो जहाँ हमें वेल्डिंग करनी हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वेल्डिंग करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, वेल्डिंग करने के लिए हमें चाहिए ऐसी वोल्टेज जो बहुत अधिक हो। तो इसके लिए हम सीरीज में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जो है वो भिन्न होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें करंट भिन्न होता है, जो ऊपर का समानांतर है। इसीलिए घरों के अंदर हम जो वायरिंग करते हैं वो इसके अनुसार करते हैं, जो पैरेलल श्रेणी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों में तार किस आधार पर या किस तरीके से संयोजित, एनडीए सीडीएस का एग्जाम देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट। उदाहरण हमने दे दिया कि उदाहरण क्या है, विद्युत समानांतर क्रम में घरों में विद्युत संयोजन जो है वो किस में आधार पर किया जाता है, विद्युत संयोजन का आधार जो है वो किस आधार पर है, वो
वो हो गया समानांतर में, क्योंकि इसमें आवश्यक वोल्टेज जो है वो तो एक ही समान होती है, लेकिन हमें जो विद्युत उपकरण है उनको अलग अलग किसकी जरूरत होती है, अलग अलग हमें धारा की आवश्यकता होती है। तो इसके लाभ देख लीजिए। संयोजित उपकरणों में किसी एक के खराब होने की स्थिति में भी अन्य उपकरण कुशलता से कार्य करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ चित्र में दिखा रखा, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर, तो अगर ये खराब हो गया, इतना ये ऊपर का हिस्सा, तो इन दो हिस्सों के अंदर, इसमें और इसमें संचारित होती रहेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये काम करते रहेंगे। फिर हो गया श्रेणी क्रम की तुलना में, जो ये श्रेणी क्रम या सीरीज की हम बात कर रहे थे, प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। तो प्रतिरोध इसके अंदर बहुत ही कम होता है, इसीलिए बिजली की खपत जो है वो भी कम होती है, यानी कि बिल जो है वो कम बैठता है। तो आज जो मेरे टॉपिक थे जो मुझे कराने थे इसके अंदर, वो मैंने आज कंप्लीट किए। अगले लेक्चर के अंदर इसके बाद का जो विषय है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।